29 जुलाई 2024 एक पीआईएल दाखिल होती है। शायद आप लोगों को सभी को तो नहीं, बहुत लोगों को तो मालूम होगा पीआईएल क्या होता है। पीआईएल का मतलब है कि आप कोई पुराना केस जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है बट आप असंतुष्ट हो, जैसे कि पुराना स्टोरी मैंने अभी कल या परसों मैंने डाला था उसमें, और उस पीआईएल में रिक्वेस्ट किया गया था कि फिर से इस पे विचार किया जाए। और इस पीआईएल में कहा गया कि मेरी सज़ा को या मुझे रिहा कर दिया जाए, बिकॉज़ ऑलरेडी मैं 30 साल से जेल में हूँ और सज़ा काट रहा हूँ। और इसके 2 कारण दिए गए। एक तो वो 84 साल का हो चुका है और 84 साल में क्या अंदर क्या बाहर अपनी ज़िंदगी में और क्या वो उखाड़ लेगा, तो एक कारण उसने ये दिया। और दूसरा कारण जो था वो था कि जब राजीव गांधी एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने वाले जो गुनहगार हैं, मिस नलिनी, इफ शी कैन बी रिलीज्ड, तो मैंने तो सिर्फ एक ही खून किया है, मैं क्यों नहीं। अब सडनली चारों तरफ हंगामा हो गया, सोशल मीडिया में आ चुका है कि ये कौन इंसान है जिसने इतने दिनों बाद एक पीआईएल डाली है और अपने आप को रिहा करने के लिए कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी एक ऐसी कहानी है, इसके ऊपर, इस कातिल के ऊपर ऑलरेडी एक अमेजॉन प्राइम पे एक मूवी आ चुकी है, तो आपको जब यदि मौका मिले तो ये मूवी ज़रूर देखें। बट मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में मैं किसी भी कास्ट, कर्म, धर्म और किसी के रिलीजन के बारे में बात नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को हताहत करना चाहता हूँ, ना दुखी करना चाहता हूँ। तो ये कहानी जो है 28 अगस्त 1947 की है। ठीक हमारे देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। हाँ दोस्तों, एक और बात, एक रिक्वेस्ट, यदि आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट देना तो ना भूलें, बिकॉज दैट कमेंट गिव्स मी अ लॉट ऑफ बूस्ट so that I can just keep on doing my work and you appreciate. It's a term of that, you if you like, it's an appreciation. आप appreciate कर रहे हैं तब like कर रहे हैं, और आपको यदि मुझे कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ये मेरी सच्ची और ऑनेस्ट प्रयास है कि मैं आपको अच्छी कहानी और अपने ही लहजे में सुनाऊं, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी पीपल हु हैज बीन टेकिंग अप द स्टोरीज एंड स्पीकिंग दैट वे, बट मैं अपने हिसाब से बताना चाहता हूँ। तो 27 अगस्त 1947 मैसूर, जो चेन्नई में है, मैसूर में एक दीवान रहते थे, और दीवान जो थे हुसैन नवाजी। हुसैन नवाजी जो थे वहाँ के दीवान थे, ग्वालियर के, और बहुत अमीर थे, बहुत पैसे से संपन्न थे, सब कुछ था उनके पास, पावर, पैसा, रुतबा, सब कुछ था। मतलब ऐसे एक आम इंसान को जो चाहिए उससे कहीं 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 ज़्यादा था। उसके घर में एक बिटिया पैदा होती है और उस बिटिया का नाम इन्होंने शकीरा खलीली रखा। शकीरा जो थी बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत खूबसूरत थी, और उनके माँ बाप, और जैसे कि हुसैन नवाजी की इकलौती बेटी थी, बच्चा एक भी नहीं था, तो सारा लाड प्यार इस बच्ची को मिलता रहा, और बच्ची भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी अपने माँ बाप को प्यार दिखाने में, और ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया ज़िंदगी में ताकि उसके माँ बाप शर्मसार हो सकें। समय ऐसे ही बीता गया और शकीरा अब 18 साल की हो चुकी थी, और वो खूबसूरत भी, पढ़ने में इंटेलिजेंट भी थी, घर के थोड़े बहुत हेल्प किया करती थी, लेकिन कमी तो कुछ थी नहीं उसको करने को, क्या था, वो पढ़ने लिखने में
अच्छी थी। एक दिन उसके घर उसकी मौसी का बेटा, जिसका नाम अकबर था, और अकबर आया। अकबर देखने में बहुत खूबसूरत था और वेल बिल्ट बॉडी था उसका, और पढ़ा लिखा भी था और इंटेलिजेंट भी था और पैसे से भी था, अच्छा खासा खानदान था उसका। शकीरा और अकबर दोनों मिले, आंखें चार हुई, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते, काफ़ी देर बातें हुई, बात करते करते ये सिलसिला चल पड़ा। और अब अक्सर अकबर और खलीली दोनों, सॉरी, हाँ, अकबर और शकीरा दोनों अक्सर मिलने लगे, बातें करने लगे, और एक दूसरे को जाने कब जाने अनजाने में एक दूसरे को दिल दे बैठे और प्यार करने लगे। अब ऐसा आलम हो गया कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो अकबर और खलीली ने डिसाइड किया कि वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अब समस्या यहाँ ये थी कि दोनों को अपने परिवार को मनाना था, और हुआ भी ऐसे ही। दोनों ने अपने परिवार को कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जैसे कि मौसी का लड़का था, तो मुस्लिम मुस्लिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो शादी कर सकते हैं। उनके रिलीजन के हिसाब से, उनके एक्ट के हिसाब से वो शादी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों के परिवार मान गए, बिकॉज अकबर भी एक बॉक्सर था, नामी गिरामी, इंडिया में देश विदेश में उसका काफ़ी नाम था, देखने में सुंदर भी था और रुतबा भी रखता था, और इधर दीवान की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो इसलिए दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, चलो इनके दोनों की शादी कर देते। अब शादी का दिन तय हुआ, शादी हुई, शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा रहने। उसी समय एक इंसिडेंट हुई, बिकॉज उसी समय देश आज़ाद हुआ था, तो कंट्रोल के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो इतना कमज़ोर देश था कि उसको चलाने के लिए कुछ इंटेलिजेंट लोग चाहिए थे, और उस समय देश में बहुत कम ऐसे लोग थे जो कि देश विदेश का एक्सपीरियंस रखते थे। कोई भी बाहर वाला आके कभी भी इनको अटैक कर सकता या इनको मूर्ख बना सकता था। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ भी जितने पढ़े लिखे लोग हैं इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, जिसमें अकबर का भी नाम आया। अकबर को देश विदेश रिलेशन के लिए भेजा गया। अकबर ने भी बहुत अच्छा काम किया। अब समय बीतता गया, अकबर वापस आता है। अकबर को एम्बेसी के अंदर नौकरी मिल जाती है और वो ईरान एम्बेसी में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। थोड़ी दिन के बाद अकबर जो है वापस आता है, तब तक 4 साल हो चुके थे। खलीली जो है अब अकेली थी, उसके 4 बच्चे थे, 4 बेटियां थीं, और काफ़ी दिन से ईरान एम्बेसी में वो काम करते थे और ऑलमोस्ट सोचिए तो अकेली ही रहती थी। इसी दौरान 25 साल हो गए शादी के, और इनके 4 बच्चे जो कि चारों बेटियां थीं। 1985 में स्वामी श्रद्धानंद से मिली एक पार्टी के दौरान, और स्वामी श्रद्धानंद, जिसका नाम मुरली मनोहर मिश्रा था, उसे काफ़ी इम्प्रेस हुई। सिंस क्योंकि वो अकेली थी, मुरली मनोहर मिश्रा यानी स्वामी जी के बातों में बहुत इम्प्रेस हुई। अध्यात्म जैसे गुरु जी लोग होते हैं, वैसे गुरु जी ने इनको इम्प्रेस कर दिया और गुरु जी की चल पड़ी। अब इम्प्रेस होना था। अब स्वामी जी हमेशा खलीली से बात करते, खलीली उनसे बात करती, ऐसे सिलसिला चलता रहा। पार्टी में मिलते रहे एक दूसरे से, और सडनली एक दिन डिसाइड किया कि हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और जैसे कि खलीली और अकबर दोनों एक तरह से कहें तो काफ़ी दूर हो जाएगी, इनके इनके रिश्तों में ऑलमोस्ट बहुत दूरी आ चुकी थी। तो इन्होंने भी डिसाइड किया रहने का कोई मतलब है नहीं, तो जब तक हिंदी एक्ट के हिसाब से या जो भी कहें तलाक देकर शादी कर सकते हैं, तो बाबा ने डिसाइड किया कि शादी करनी है, और खलीली ने भी डिसाइड किया कि अब ये
बाबा के बगैर नहीं रह सकती। तो अकबर को तलाक देते हैं। सबसे पहला यह प्रोसेस होता है कि अकबर को तलाक दिया जाता है। अब डिसाइड होता है कि भैया ये बेटियां कौन रखेगा। तो बेटियों में 4 बेटियां में से 3 बेटियां जो हैं अकबर के साथ चली जाती हैं, जो कि अपने पापा के साथ चली जाती हैं। और एक बेटी जो है वो कहती है कि भैया मेरी माँ ने मेरे साथ ज़िंदगी में इतना बिताया है कि मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती, तो मैं आप अब बेटियों में से छोटी वाली ने जब डिसाइड कर लिया कि माँ के साथ रहना है, इट वॉज अ गुड डिसीजन फ्रॉम हर, बिकॉज उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे ज़िंदगी भर बाल पोस कर बड़ा किया, अपना खून पसीना सब एक किया, मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। जिसके वजह से समा जो जिसका एक इट्स नॉट अ ओरिजिनल नेम और हमने रखा है ताकि गोपनीयता बनी रहे। तो समा अपनी माँ के साथ जाती है और गुरुजी और खलीली जो है दोनों शादी कर लेते हैं। और जब ये शादी होती है उस समय के हिसाब से 1985, आई थिंक प्रॉब्ली यस 1985, ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज था। बेसिकली उस समय बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसके पीछे बहुत सारी बातें हुई थी, मतलब बट कोई कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि जो बाबा थे ही वॉज वेरी रिसोर्सफुल। इनकी तूती बोलती थी, हर समाज में लोग इसके बहुत अनुयायी थे, बहुत लोग इसको रिस्पेक्ट करते थे। तो दबे पाँव कुछ बोल नहीं रहे थे, दुबे जुबान जो भी बातें होती थी दबे जुबान होती थी, बट लेकिन कोई सामने कुछ बोलता नहीं था। अब ऐसी जो इन दोनों की शादी की बात कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, वेडिंग हुआ, वेडिंग होने के बाद काफ़ी दिन तक बहुत अच्छा चला। बट दी यंगर डॉटर जो कि समा थी, समा डिसाइडेड दैट शी विल गो टू बैंगलोर और अपने माँ बाप से बात करके वो बैंगलोर पढ़ने चली गई और अपनी माँ से डेली खबर लेती थी और डेली बातें करती थी, क्योंकि सिंस शी वांटेड हर मदर, वो ये जानना चाहती कि उसकी माँ की शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है, यदि कोई दिक्कत है तो बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, खलीली हमेशा कहती कि शी इज़ वेरी लकी कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, ही टेक्स लॉट ऑफ केयर। करीबन 6-7 महीने ऐसे अच्छे गुजरे। एक दिन की बात है जब समा ने एक बार उनको फ़ोन किया तो माँ की कोई खबर नहीं आई, माँ से बात नहीं हुई। खलीली कहती है कि पापा मम्मी से बात कराओ, अम्मी से बात कराओ। और बाबा कहते हैं कि मम्मी तो अमेरिका गई है और वो अपना इलाज कराना चाहती थी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, इसके लिए इलाज करने के लिए अमेरिका चली गई। जब अमेरिका की बात हुई तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए, बिकॉज कुछ दिन पहले उसकी बात हुई थी और मम्मी ने कहा कि बहुत खुश है, उसको कोई बीमारी नहीं है। सडनली ये क्या हुआ जबकि मम्मी को अमेरिका जाना पड़ा। अब ये बात सुन के खलीली जो है बैंगलोर से फ्लाई करती है, पैसे की तो कमी थी नहीं, और उसके बाद जाती है और जाने के बाद देखती है कि घर का माहौल बहुत ख़राब था। इवन बाबा भी बहुत दुखी थे खलीली के ना आने से। बोले कि वो आ जाएगी, अपना इलाज करवा के आ जाएगी, तब तक तुम रेस्ट करो। खलीली अ, वापस आ चुकी थी और घर में रह रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसने सोचा कि चलो चेक कर लेते हैं। एक दिन वैसे ही घूम रही थी, उसके रूम में गई, अपनी माँ के रूम में गई वो, और रूम में सारा कुछ सामान चेक करी तो उसको अपनी अम्मी का पासपोर्ट मिला। अब अम्मी का पासपोर्ट मिला तो उसका दिमाग ठनक गया। उसने सोचा कि जब अम्मी का पासपोर्ट यहाँ है तो वो अमेरिका कैसे जा सकती है, और ऐसा भी नहीं कि इतनी जल्दी पासपोर्ट बन जाए और सारे परमिशंस ग्रांटेड हो जाए। तो इसका कहीं ना कहीं दिमाग ठनका। यदि माँ बीमार है, अमेरिका गई है, तो इसको बता के गई होगी, और बता के गई है तो ये झूठ कैसे बोल रहे हैं। इसका पासपोर्ट यहाँ है तो माँ गई तो गई कहाँ। पुलिस, इसने क्या किया, इसने पुलिस कंप्लेन कर दी पापा के खिलाफ। दैट मीन्स इसके अपने पापा के खिलाफ इसने पुलिस कंप्लेन कर दी कि मेरी माँ गुमशुदा हो गई और मेरे पापा शायद झूठ बोल रहे हैं।
अब जबकि ये रसूखदार थे बाबा, तो भैया पुलिस भी हाथ लगाने से सोच रही थी, लेकिन इतना पुख्ता जानकारी इसके पास थी, इतनी सारी गारंटीज इनके पास थी। बेटी जो है समा, जो है समा, पुलिस के पास जाती है और कंप्लेन करती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए, मेरी माँ की मिसिंग कंप्लेंट है, मेरी माँ मिल नहीं रही है और मुझे शक है कि मेरे अभी के जो तत्काल मेरे पिता हैं उनका ही कुछ हाथ है इसके पीछे। पुलिस इमीडिएटली एफआईआर दर्ज कर लेती है। उसके बाद वो बाबा के घर जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है, बाबा को पकड़ के गिरफ्तार करके अपने पुलिस स्टेशन लेके आती है और उसके बाद बाबा की खबर ली जाती है। उसके बाद बाबा के साथ सख्ती से पेश आते हैं और जब बाबा ने अपनी स्टोरी सुनाई दोस्तों, वो हैरान करने वाला था। एक्चुअली बाबा ने जो कहा, वो खलीली से कोई प्यार व्यार नहीं करता था। एक्चुअली वो खलीली का इस्तेमाल करना चाहता था। खलीली का बाबा को मालूम था, खलीली अकेली रहती है और उसका जो हस्बैंड है वो ईरान में रहता है, ही इज़ एन एम्बेसडर। तो बाबा ने पूरी तिकड़म लगाई थी, पूरी इंफॉर्मेशन उसने जुटा रखी थी। खलीली के पास जाना, खलीली से बात करना, खलीली के साथ इम्प्रेस करना, खलीली को ऐसा महसूस कराना कि ज़िंदगी में बाबा से बेहतर इंसान उसको कोई है नहीं। क्योंकि बाबा अब तक जान चुका था कि खलीली के पास 600 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उसके पास खुद की है और बाबा सोचता था कि यदि शादी कर लेते हैं इससे, शादी करने के बाद ज़िंदगी ऐशो आराम, कब तक भिक्षा और दान पुण्य के भरोसे रहेंगे। एक बार खलीली से शादी हो जाए तो सारा 600 करोड़ उसके हो जाएंगे और ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। कुछ दिन पहले ही जब दोनों एक साथ बैठे थे आंगन के अंदर, खलीली ने अपनी इच्छा जताई कि आपसे मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है और जैसे कि आप साधु हैं, संत हैं, मैं भी वो बनना चाहती हूँ और उसमें पैसे की क्या ज़रूरत है। एक काम करते हैं, ये जो पैसे हैं हम इसको दान कर देते हैं, बच्चों में बांट देते हैं, कुछ बच्चों में बांटते हैं, कुछ दान कर देते हैं। बाबा जो है, बाबा जब सुनते हैं तो भैया उनका दिमाग ठनक जाता है। वो कहते हैं साला इतनी मेहनत की इस पैसे के लिए, इतनी तिकड़म भिड़ाई, इससे शादी की और अब कह रही है कि 600 करोड़ जो है वो दान कर देगी। अब बाबा ने कहा कि अब प्लान बनाता है बाबा कि इसको रास्ते से हटाते हैं, हटाने के बाद सारी संपत्ति अब इसकी, क्योंकि मैं इसका पति हूँ लीगली, तो मेरी हो जाएगी और फिर ज़िंदगी जैसे है अभी चल रही है, सारी ज़िंदगी ऐशो आराम में चलेगी। एक दिन की बात है, दोनों खाना खाते हैं, जब समा घर पे होती नहीं है, बैंगलोर वो रहती थी। तो एक दिन खाना खाते वक्त बाबा ने उसके खाने में कुछ मिलाया और उसके बाद जैसे वो खाना खाया, जैसे वो खाना खाया दोनों ने, उसके बाद सोने चले गए। क्योंकि सोने का, बाबा तो सिर्फ सोने का बहाना करे, बट खलीली जो थी बेहोश हो चुकी थी। बाबा ने क्या किया, बाबा ने खलीली को उठाया और अपने आंगन में एक कब्र खुदवाई। कब्र के अंदर उसने कॉफिन में खलीली की लाश तो नहीं कह सकते क्योंकि खलीली अभी भी जीवित थी और जीवित होने की वजह से उसको हम मुर्दा नहीं कह सकते। खलीली की बॉडी को उन्होंने ताबूत के अंदर डाला, उसके बाद आंगन में जो गड्ढा खोदा था उसके अंदर डाला, उसके बाद ऊपर से मिट्टी भरी, उसके बाद खुद से मिट्टी के ऊपर उन्होंने फर्श बनवाई। बनाने के बाद और तो और उसके ऊपर टाइल्स लगवा दिए। टाइल्स लगवाने के बाद ताकि लोगों को पता ना चले, कभी भी गलती से भी गलती ना हो जाए। और वो करीबन उसी आंगन पे जहाँ की खलीली का कब्र था, वहाँ करीबन 3 महीने से पार्टी, फंक्शन, बाबा के समापन समारोह सब कुछ हो रहे थे। लोग वहीं आते थे और बाबा वहीं अपना डांस का प्रोग्राम चला रहे थे। सोचिए एक इंसान कितना हद तक जा सकता है पैसों के लिए कि अपनी पत्नी को, जो कि उस पर भरोसा करती है, इतना प्यार करती है, उसकी मौत हो जाती है और उसके कब्र पे वो नाचता रहता है।
जब ये स्टोरी आई, अभी तक उसके पीआईएल की खबर नहीं आई है, और बाबा छूटेंगे नहीं छूटेंगे ये मैं नहीं कह सकता, बट मैंने सोचा कि ये कहानी मुझे पसंद आई तो शायद आप सभी को पसंद आएगा। और यदि कहानी आपको पसंद आई तो दोस्तों आपसे इल्तिजा है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरी ज़ुबान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको एडवाइस करें कि वो इसको भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टिल देन, टाटा, सब खैर, और सब आबाद रहें, खुश रहें, धन्यवाद। अब बेटियों में से छोटी वाली ने जब डिसाइड कर लिया कि माँ के साथ रहना है, इट वॉज अ गुड डिसीजन फ्रॉम हर, बिकॉज उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे जिंदगी भर बाल पोस कर बड़ा किया, अपना खून पसीना सब एक किया, मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, जिसके वजह से समा जो जिसका एक इट्स नॉट अ ओरिजिनल नेम और हमने रखा है ताकि गोपनीयता बनी रहे, तो समा अपनी माँ के साथ जाती है। और तो गुरुजी और खलीली जो है दोनों शादी कर लेते हैं, और जब ये शादी होती है उस समय के हिसाब से 1985, आई थिंक प्रॉब्ली यस 1985 में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज था। बेसिकली उस समय बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसके पीछे बहुत सारी बातें हुई थी, मतलब बट कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि जो बाबा थे ही वॉज वेरी रिसोर्सफुल, इनकी तूती बोलती थी, हर समाज में लोग इसके बहुत अनुयायी थे, बहुत लोग इसको रिस्पेक्ट करते थे, तो दबे पाँव कुछ बोल नहीं रहे थे, दुबे जुबान जो भी बातें होती थी दबे जुबान होती थी, बट लेकिन कोई सामने कुछ बोलता नहीं था। अब ऐसी जो इन दोनों की शादी की बात, कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, वेडिंग हुआ, वेडिंग होने के बाद काफ़ी दिन तक बहुत अच्छा चला, बट दी यंगर डॉटर जो कि समा थी, समा डिसाइडेड दैट शी विल गो टू बैंगलोर, और अपने माँ बाप से बात करके वो बैंगलोर पढ़ने चली गई, और अपनी माँ से डेली खबर लेती थी और डेली बातें करती थी, क्योंकि सिंस शी वांटेड हर मदर, वो ये जानना चाहती कि उसकी माँ की शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है, यदि कोई दिक्कत है तो बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, खलीली हमेशा कहती कि शी इज़ वेरी लकी कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, ही टेक्स लॉट ऑफ केयर। करीबन 6-7 महीने ऐसे अच्छे गुजरे। एक दिन की बात है जब समा ने एक बार उनको फ़ोन किया, तो माँ की कोई खबर नहीं आई, माँ से बात नहीं हुई। खलीली कहती है कि पापा मम्मी से बात कराओ, अम्मी से बात कराओ, बट बाबा कहते हैं कि मम्मी तो अमेरिका गई है और वो अपना इलाज कराना चाहती थी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, इसके लिए इलाज करने के लिए अमेरिका चली गई। जब अमेरिका की बात हुई तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए, बिकॉज कुछ दिन पहले उसकी बात हुई थी और मम्मी ने कहा कि बहुत खुश है, उसको कोई बीमारी नहीं है। सडनली ये क्या हुआ जबकि मम्मी को अमेरिका जाना पड़ा। अब ये बात सुन के खलीली जो है बैंगलोर से फ्लाई करती है, पैसे की तो कमी थी नहीं, और उसके बाद जाती है, और जाने के बाद देखती है कि घर का माहौल बहुत ख़राब था। इवन बाबा भी बहुत दुखी थे खलीली के ना आने से। बोले कि वो आ जाएगी, अपना इलाज करवा के आ जाएगी, तब तक तुम रेस्ट करो। खलीली अ, वापस आ चुकी थी और घर में रह रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसने सोचा कि चलो चेक कर लेते हैं। एक दिन वैसे ही घूम रही थी, उसके रूम में गई, अपनी माँ के रूम में गई वो, और रूम में सारा कुछ सामान चेक करी तो उसको अपनी अम्मी का पासपोर्ट मिला। अब अम्मी का पासपोर्ट मिला तो उसका दिमाग ठनक गया, उसने सोचा कि जब अम्मी का पासपोर्ट यहाँ है तो वो अमेरिका कैसे जा सकती है, और ऐसा भी नहीं कि इतनी जल्दी पासपोर्ट बन जाए और सारे परमिशंस ग्रांटेड हो जाए। तो इसका कहीं ना कहीं दिमाग ठनका, यदि माँ बीमार है, अमेरिका गई है, तो इसको बता के गई होगी, और बता के गई है तो ये झूठ कैसे बोल रहे हैं, इसका पासपोर्ट यहाँ है तो माँ गई तो गई कहाँ।
पुलिस, इसने क्या किया, इसने पुलिस कंप्लेन कर दी बाबा के खिलाफ। दैट मीन्स इसके अपने पापा के खिलाफ इसने पुलिस कंप्लेन कर दी कि मेरी माँ गुमशुदा हो गई और मेरे पापा शायद झूठ बोल रहे हैं। अब जबकि ये रसूखदार थे बाबा, तो भैया पुलिस भी हाथ लगाने से सोच रही थी, लेकिन इतना पुख्ता जानकारी इसके पास थी, इतनी सारी गारंटीज इनके पास थी। बेटी जो है समा, जो है समा, पुलिस के पास जाती है और कंप्लेन करती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए, मेरी माँ की मिसिंग कंप्लेंट है, मेरी माँ मिल नहीं रही है और मुझे शक है कि मेरे अभी के जो तत्काल मेरे पिता हैं उनका ही कुछ हाथ है इसके पीछे। पुलिस इमीडिएटली एफआईआर दर्ज कर लेती है। पुलिस ने छानबीन तो की, पुलिस ने छानबीन शुरू की, उसके बाद कोई खबर नहीं मिला, क्योंकि बाबा जो है उसकी बेटी को शक तो था, बट बाबा को कोई खबर नहीं मिली और उसके बाद केस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका था। कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी न कभी कानून का शिकंजे के अंदर आ ही जाता है, और वह हुआ भी वैसा ही। 3-4 महीने के बाद ये देखिए, या तो बाबा की किस्मत खराब थी, जिस शराब की दुकान पे बाबा का नौकर शराब पी रहा था, या तो किस्मत कहो खलीली की या बदकिस्मती कहो बाबा की, उसी शराब की दुकान में एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल शराब पी रहा था और उसी के टेबल पे बैठा हुआ था। और होश में आने से पहले उसने ये कहा, जिसको आप लोग इतने दिनों से ढूंढ रहे हो वो तो कब की मर चुकी है। तो पुलिस को जो कांस्टेबल था उसके होश उड़ गए, वो तो शराब क्या पीता, उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि जब अभी तक तो लोग उसे जिंदा समझ के उसे तहकीकात कर रहे, जबकि वो ऑलरेडी मर चुकी है। जब उसने कहा कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वो तो मर चुकी है और वो इस दुनिया में आने वाली नहीं है। अब उस नौकर को इमीडिएटली कांस्टेबल ने अपने पुलिस थाने में कॉल किया और इमीडिएटली उसको पुलिस वालों ने वहाँ से उठा लिया। उठाने के बाद जब स्टोरी को खंगाला गया तो पता चला बाबा ही कल्प्रेट है और कहानी यूं स्टार्ट है। उसके बाद वो बाबा के घर जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है, बाबा को पकड़ के गिरफ्तार करके अपने पुलिस स्टेशन लेके आती है और उसके बाद बाबा की खबर ली जाती है। उसके बाद बाबा के साथ सख्ती से पेश आते हैं और जब बाबा ने अपनी स्टोरी सुनाई दोस्तों, वो हैरान करने वाला था। एक्चुअली बाबा ने जो कहा, वो खलीली से कोई प्यार व्यार नहीं करता था, एक्चुअली वो खलीली का इस्तेमाल करना चाहता था। खलीली का बाबा को मालूम था, खलीली अकेली रहती है और उसका जो हस्बैंड है वो ईरान में रहता है, ही इज़ एन एम्बेसडर। सो बाबा ने पूरी तिकड़म लगाई थी, पूरी इन्फॉर्मेशन उसने जुटा रखी थी। खलीली के पास जाना, खलीली से बात करना, खलीली के साथ इम्प्रेस करना, खलीली को ऐसा महसूस कराना कि ज़िंदगी में बाबा से बेहतर इंसान उसको कोई है नहीं, क्योंकि बाबा अब तक जान चुका था कि खलीली के पास 600 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उसके पास खुद की है। और बाबा सोचता था कि यदि शादी कर लेते हैं इससे, शादी करने के बाद ज़िंदगी ऐशो आराम, कब तक भिक्षा और दान पुण्य के भरोसे रहेंगे। एक बार खलीली से शादी हो जाए तो सारा 600 करोड़ उसके हो जाएंगे और ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। कुछ दिन पहले ही जब दोनों एक साथ बैठे थे आंगन के अंदर, खलीली ने अपनी इच्छा जताई कि आपसे मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है और जैसे कि आप साधु हैं, संत हैं, मैं भी वो बनना चाहती हूँ, और उसमें पैसे की क्या ज़रूरत है। एक काम करते हैं, ये जो पैसे हैं हम इसको दान कर देते हैं, बच्चों में बांट देते हैं, कुछ बच्चों में बांटते हैं, कुछ दान कर देते हैं। बाबा जो है, बाबा जब सुनते हैं तो भैया
उनका दिमाग ठनक जाता है। वो कहते हैं साला जितनी इतनी मेहनत की इस पैसे के लिए, इतनी तिकड़म भिड़ाई, इससे शादी की, और अब कह रही है कि 600 करोड़ 600 करोड़ जो है वो दान कर देगी। अब बाबा ने कहा कि अब प्लान बनाता है बाबा कि इसको रास्ते से हटाते हैं, हटाने के बाद सारी संपत्ति अब इसकी, क्योंकि मैं इसका पति हूँ लीगली, तो मेरी हो जाएगी, और फिर जिंदगी जैसे अभी चल रही है, सारी जिंदगी ऐशो आराम में चलेगी। एक दिन की बात है, दोनों खाना खाते हैं, जब समा घर पे होती नहीं है, बैंगलोर वो रहती थी, तो एक दिन खाना खाते वक्त बाबा ने उसके खाने में कुछ मिलाया, और उसके बाद जैसे वो खाना खाया जैसे वो खाना खाया दोनों ने, उसके बाद सोने चले गए, क्योंकि सोने का बाबा तो सिर्फ सोने का बहाना करे, बट खलीली जो थी बेहोश हो चुकी थी। बाबा ने क्या किया, बाबा ने खलीली को उठाया और अपने आंगन में एक कब्र खुदवाई। कब्र के अंदर उसने कॉफिन में खलीली की लाश तो नहीं कह सकते, क्योंकि खलीली अभी भी जीवित थी, और जीवित होने की वजह से उसको हम मुर्दा नहीं कह सकते। खलीली की बॉडी को उन्होंने ताबूत के अंदर डाला, उसके बाद आंगन में जो गड्ढा खोदा था उसके अंदर डाला, उसके बाद ऊपर से मिट्टी भरी, उसके बाद खुद से मिट्टी के ऊपर उन्होंने फर्श बनवाई। बनाने के बाद और तो और उसके ऊपर टाइल्स लगवा दिए। टाइल्स लगवाने के बाद ताकि लोगों को पता ना चले, कभी भी गलती से भी गलती ना हो जाए। और वो करीबन उसी आंगन पे जहाँ की खलीली का कब्र था, वहाँ करीबन 3 महीने से पार्टी, फंक्शन, बाबा के समापन समारोह सब कुछ हो रहे थे। लोग वहीं आते थे और बाबा वहीं अपना डांस का प्रोग्राम चला रहे थे। सोचिए एक इंसान कितना हद तक जा सकता है पैसों के लिए, कि अपनी पत्नी को, जो कि उस पर भरोसा करती है, इतना प्यार करती है, उसकी मौत हो जाती है और उसके कब्र पे वो नाचता रहता है। जब ये स्टोरी आई, अभी तक उसके पीआईएल की खबर नहीं आई है, और बाबा छूटेंगे नहीं छूटेंगे ये मैं नहीं कह सकता, बट मैंने सोचा कि ये कहानी मुझे पसंद आई तो शायद आप सभी को पसंद आएगा। और यदि कहानी आपको पसंद आई तो दोस्तों आपसे इल्तिजा है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरी ज़ुबान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको एडवाइस करें कि वो इसको भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टिल देन, टाटा, सब खैर, और सब आबाद रहें, खुश रहें, धन्यवाद।